जिया का रिश्ता राघव से उसके बाप की मर्जी से ही तय हुआ था। राघव और जिया के पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे। राघव इलाहाबाद में रहता था और जिया लखनऊ में। उन्होंने एक दूसरे को पहले देखा नहीं था, लेकिन जिया की परवरिश ऐसे ही की गई थी जहां लड़कियों की जिंदगी के फैसले उसके माँ बाप ही किया करते हैं। जिया भी एक एड के रिश्ते में बन चुकी थी। राघव एक सौंदर्य प्रेमी था, सुंदरता पर मरता था। इसलिए जब रवीश साहब ने उनका रिश्ता अपने दोस्त की बेटी जिया से तय किया तो उसे सबसे ज्यादा इस बात का ऑब्जेक्शन था कि लड़की की फोटो देखे बिना उसकी शादी तय कर दी गई। राघव अपनी माँ भी चिल्लाने लगी, न जाने अपने बेटे का रिश्ता बिना बताए और पूछे कहाँ तय कर दिया। रवीश साहब कहने वाले घर वाले की लड़की बहुत ज्यादा उलझी हुई और कायदे की है, हमारे घर में आएगी तो वो स्वर्ग बना देगी। जिस तरह के से राघव ने उस लड़की को नहीं देखा, उसे तो राघव भी नहीं देखा था, उसने भी तो राघव को नहीं देखा था, लेकिन बिना किसी एतराज को उसने अपने सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन यहाँ तो बदतमीजी का यह हाल है कि तूने बच्चे को भी अच्छी परवरिश नहीं की। बेटी की 3 साल से अपना घर यहीं बसा सकी, पति ने तलाक देकर यहीं मायके आकर बैठ गए और अब बेटे को भी दिमाग खराब कर रही हो। रवीश साहब ने अपनी पत्नी को बहुत बातें सुनाई थी और काफी हद तक यह बातें सच भी थी। राघव निकिता 2 भाई बहन थे, लेकिन निकिता की जुबान की वजह से वो बहुत बड़ी मुश्किल से 3 साल ही ससुराल में अपने पति के साथ रहे। दूसरे साल लड़कर मायके वहीं बैठी। उसने लगा शायद पति उसकी मेहनत करेगा और उसकी अलग घर की शर्त पूरी करेगा, लेकिन पति ने तलाक पेपर साथ भिजवा दिया। बेटी भी अब 4 साल की हो गई थी। निकिता मायके में बड़े रौब से रहती थी, माई भाई की उंगलियों पर नचा रही थी। घर पर उसी का हमला चल रहा था। इन्हीं दिनों जिया के पापा अरविंद सब बीमार रहने लगे। 5 महीने तक बहुत ज़्यादा बीमार रहे, काम भी छूट गया और इस बीमारी की वजह से उसका ध्यान निधन हो गया। उनका ज्ञान की खबर सुनकर महेश साहब उसके साथ लखनऊ ले गए। अरविंद साहब के घर तो वैसे कयाना टूट पड़ी थी, पत्नी रोई रही थी, बेटी का बुरा हाल था। तीसरी बेटी न्यू अरविंद साहब ने बहुत बेटी के लिए जमा कर रखा था, उनकी शादी पर अच्छे दहेज देंगे, लेकिन इस बीमारी में सारे पैसे लग गए थे। अरविंद साहब के अंतिम संस्कार के खर्चा भी रहीश साहब ने ही किया था। 2 दिन उन्होंने वहीं गुजारे। इसी दौरान राघव से भी कह चुके थे कि वो एक नज़र जिया को देख ले और अपनी मर्जी बता दे। हालांकि राघव की माँ उसका रिश्ता बहुत अमीर घर में देख रही थी और आंखों से कह चुकी थी कि तुम्हारे बाप ने जहां तुम्हारा रिश्ता तय किया वह लोग वैसे भी कंगाल हो चुके हैं, तुम्हें दहेज के नाम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। राघव माँ की बातों में आ चुका था, लेकिन जैसे उसने की नज़र जिया पे पड़ी, उसकी सुंदरता और सादगी को देखकर उसको दिल हार बैठा। इसलिए वह रवीश साहब के राघव ने उसकी मर्जी पूछी तो उसने हाँ कह दिया और जिया को पसंद कर लिया। रवीश ने के दिया को माँ की बात तो वो अपने दोस्तों से किया वादा निभाना चाहते थे, इसलिए शादी में ही जिया की शादी और विदाई भी अभी अपने साथ करवा ही ले गए। जिया की माँ पहले तो पति की बीमारी पर सब कुछ खर्च कर बैठी थी। अगर उसका फरिश्ता कहीं नहीं होता तो फिर दहेज देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। इसलिए दिया इनकी शादी राघव से कर दी। शादी होते ही राघव साहब बेटे के साथ बहू को भी वापस इलाहाबाद ले चले गए, लेकिन जब घर पहुंचे तो रवि साहब की पत्नी और बेटे के साथ जिया का नाम लड़की को देखा तो उसे पता चला कि रहीश साहब ने अपनी मनमानी कर ली। तो उन्हें कहने लगी वह मेरी बहू नहीं बनेगी, हाँ मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। अपने जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी इस लड़की से करवाए जो दहेज के नाम पर एक जोड़ा अभी अपने साथ नहीं ले आई है। रवि साहब कहने लगे तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है, तुम्हें मेरे दोस्त इस दुनिया से जा चुके, इस वक्त तुम्हें अपनी पत्नी मोहल्ले वालों की दबाव जिंदगी गुजारने पर मजबूर है और तुम्हें दहेज चाहिए। खबरदार जो तुमने इस बच्ची के साथ कोई जाति करने की कोशिश की। जिया एक तरफ खड़ी थी क्योंकि राघव भी घर पहुंचते ही माँ का तेवर देखकर घबरा गया था। निकिता अभी घर जिया को ही देख रही थी, जो अभी कल ही बड़े अच्छे खासे अमीर घर से अपने भाई का रिश्ता तय करके आज ही आई थी, लेकिन अब उसे सबके सामने शर्मिंदगी उठानी थी। दूसरी ओर सारा दहेज लड़की ने अपने साथ लाना था, इस पर पानी फिर चुका था। रवि साहब ने दिया को अपना कमरा देखा और कहने लगी बेटा तुम जाकर आराम करो, सफ़र से थकी हुई होगी। जैसे जिया कमरे में गई रवि अपने कमरे में चले गए
पीछे से सहमत खड़े थे कि आ गए। माँ बहन दोनों अपने पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मैं तो क्या सोच रही थी, तुम्हें कह कर भेजा था ना कि अपने बाप की बात तुम्हें मानने की ज़रूरत नहीं है। कल को तुम्हारा रिश्ता तय करके आई है वो लड़की, लाखों में एक इतनी सुंदर कि वह जिया को तो सामने कुछ भी नहीं है, ऊपर से ढेर सारा दहेज लाने वाली थी। लड़की को बाप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लड़की को गाड़ी भी लड़के को दहेज में दे। यह सारे बात सुनकर राघव का दिमाग खराब हो गया। उसे अपने किए पर फैसले पर अफसोस होने लगा। उसकी माँ कहने लगी, खबरदार जो तुमने इस लड़की को सर पे चढ़ाने की कोशिश की, इस औकात में रखना और इसे कहना कि वह हमारी किसी बात को न टाले, हमारी सेवा करे। राघव अपनी माँ के सामने हर बात पर सर हिलाता था। जैसे वह चाहती थी वो ऐसा ही करेगा। वह कमरे में आए तो उसे जिया को जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। एक तो वह शादी हुई थी और दूसरी तो इस बात का अफसोस था कि माँ बहन ने जो उसके लिए परी ढूंढी थी उसे ढेर सारा दहेज ला रही थी। जिया की वजह से वो मौका उसके हाथ से निकल गया था। कमरे में अंदर आकर दरवाज़ा बंद करके खाना खाने लगा। तो देखो, तुम्हारी शादी करने से मेरी कोई मर्जी नहीं शामिल थी। वह तो मेरे पापा की तरफ से खासकर तुम्हारे शादी कर दी, वरना मेरे लिए तो मेरी माँ ने बहुत अमीर और सुंदर लड़की ढूंढ रखी थी। लेकिन पापा की वजह से ये सब कुछ कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरी माँ है, मेरी बहन है, और अगर तुम अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सको तो कि उसकी किसी बात को इनकार मत करना, वरना मुझे इसे उम्मीद न रखना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर मैंने माँ के मुंह से तुम्हारी कोई शिकायत सुनी तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ कर रख दूंगा। जिया पहले ही अपने पापा को गुजरे 4 ही दिन हुए थे। इस पर आंखों ही बातों पे उसे दहला रखा था। जिया कहने लगी, आपके घर वालों ने उससे मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। अगले दिन ही सास ने जिया को किचन का रास्ता दिखा दिया। कहने लगी, सारा काम आज से तुम ही करोगे। जिया को काम की आदत थी। उसने बहुत जल्दी पूरा घर संभाल लिया और हाथ के स्वाद भी बहुत अच्छा था। रवि साहब उसके खाने की बहुत तारीफ करते थे। यूँ तो राघव को भी उसके हाथ की बनाई हुई हर चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन टेबल पर बैठते ही खाने की निवाला मुंह में लेते ही निकिता का मुंह बन जाता है। कहने लगती है, कितनी तेज मिर्ची डाली है, यह नवाब तो मेरी जी से ही नहीं उतर रहा है। यह सुनते ही राघव गुस्से में जिया की तरफ देखता है और कहने लगा, खाना ठीक से क्यों नहीं बनाई? निकिता तो ड्रामा करती है, जैसे कि खाने में न जाने कितने तेज मिर्ची है। बुरी तरह खांसने लगती है और कहती है, इतनी मिर्ची तेज थी कि गले में लग गई। माँ भी उसी के साथ देने के लिए उसको पेट सहलाने लगती है और फिर कहती है, देख रहे हो तुम अपनी पत्नी को, तुम्हारी पत्नी जानबूझकर ऐसी हरकत कर रही है ताकि हम लोग बीमार हो जाएं और मर जाएं और पूरा घर संभाल कर बैठ जाए। ऐसी बातें सुनकर राघव के दिमाग खराब होने लगा और वह उसे पर चीखने चिल्लाने लगता है। जिया रोने लगती है, मैं ऐसा कुछ नहीं किया, बरबरा दिया। जिंदगी मुश्किल होने लगी और वह जितना भी काम अच्छे से करती वह तरीके से अच्छे करने लगती। उसके साथ काम बस कामियाँ ही और कीड़े ही निकालती रहती। उसकी नातिन बहुत ही शरारती थी। जैसे ही जिया झाड़ू पोछा करती वह गंदे चप्पल लेकर फर्श पर चलने लगती। फिर से फर्श मिट्टी से भर जाता। अगर उसे डांटती तो निकिता चिल्लाने लगती, तुम होती कौन हो मेरी बेटी को कुछ कहने वाली हो? तो कहती, दीदी वह गले फर्श पर चल रही है, आप देख लो पूरे फर्श का क्या हाल किया है। इसके बाद अपनी बेटी को समझाने की वजह वो चिल्लाते हुए कहती है, और कि कोई अमीर घर से नहीं आई हो जो तुम इतने नखरे दिखा रही हो। यह घर तुम्हारे बाप का नहीं दहेज में दिया है, यहाँ रहना है तो तमीज से रहो। यह कहते हुए उसने पोछे का सारा गंदा पानी दोबारा जमीन पर फेंक दिया। कहने लगी, लो लगाओ पोछा। जिया इस तरह व्यवहार से परेशान होकर रह गई थी। राघव से भी कुछ न कह सकती थी। अगर कभी कभी तो उसे उल्टा चिल्लाने लगता था, फिर मुझे मेरी माँ और बहन के खिलाफ भड़काना चाहती हो? खबरदार जो तुमने मेरी माँ और बहन के बारे में कुछ गलत कही तो। आधी रात निकिता और उसकी माँ राघव के कमरे में बैठी रहती थी। जिया के लिए उसके अंदर जहर भरती रहती थी। उन्होंने जिया की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। राघव उसे डॉक्टर के पास ले गया तो वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और डॉक्टर ने सख्ती से राघव को कहा था कि उससे ज़्यादा काम न करवाया जाए। दूसरी ओर एक तो पौष्टिक भोजन दिया जाए। शादी के 1 महीना ही बीता था कि भगवान ने खुशखबरी सुना दी, लेकिन यह खुशखबरी राघव की माँ और बहन पे बड़ी बुरी गुजरी। लेकिन राघव खुश था, जिया का ख्याल रखने लगा। अपनी माँ के कहने लगा कि घर के लिए कोई नौकरानी रख ले, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है
जिया को ज़्यादा काम करने से। यह सब देखकर निकिता और उसकी माँ को तो परेशानी हो गई। उन्हीं दिनों निकिता कॉलेज की सहेली उससे मिलने आई। काफ़ी अमीर औरत थी। जब आई तो ढेर सारे गिफ्ट निकिता और उसकी बेटी के लिए लेकर आई थी। फिर वह कहने लगी उसने अपनी ननद के लिए बहुत अच्छे रिश्ते तलाश है। जी, इस घर में निकिता की दोस्त की शादी हुई थी, बहुत अमीर लोग थे। और निकिता अपनी सहेली के सामने जिया की बुराई करने लगी और मेरी भाभी अच्छे चरित्र की लड़की नहीं है। वह कहने लगी अभी मेरे भाई की शादी का 1 महीना भी नहीं गुजरा, लेकिन मेरी भाभी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर निकिता की सहेली किस मुंह से हाथ रखने लगी। निकिता कहने लगी मेरे बाप ने जबरदस्ती इस चरित्रहीन लड़की से हमारे भाई को पल्ले बांधी है। मेरा आप कुछ नहीं सुनता। मैं तो सुन रखा था इस लड़की में न जाने कितने लोगों से दोस्ती रखी है, न जाने किन किन से मुंह काला किया। यह सब अपने नाजायज औलाद मेरे भाई के नाम दे रही है। उसकी सहेली ने निकिता से हमदर्दी होने लगी। निकिता कहने लगी यह कोई काम नहीं करती, बस कोई मेहमान आ जाए तो उसके सामने अच्छे बनने के लिए उसे चाय पानी पूछ लेती है। निकिता को बेचारी को देखकर उसकी सहेली उसके बात को सच समझने लगी। निकिता कहने लगी अगर तुम अपनी ननद को मेरे भाई से शादी करवा दो तो हम इसे तलाक दिलवाकर घर से निकाल देंगे, लेकिन इस शादी के लिए मेरे बाप को पता नहीं होना चाहिए, वरना शादी नहीं होने देंगे। उसकी सहेली कहने लगी मैं अब पहले अपने घर वालों से बात कर लूँगी, अगर उन लोगों ये रिश्ता तैयार हो जाएंगे तो फिर हम रिश्ता तुम्हारे पापा को बिना बताए कर लेंगे। निकिता तो खुश हो गई थी कि दौलत की लालच में की पट्टी उसकी आंखों पर बन चुकी थी। वह जानती थी कि जब उसकी सहेली अपने ससुराल में इतने ऐसो आराम से रह रही है तो उसके बाप भाई अपनी लड़की को दहेज में क्या कुछ नहीं देंगे। कुछ दिन बाद निकिता की सहेली ने निकिता को उसकी माँ को घर बुलाया था। कोई बंगला था, इतना खूबसूरत बंगला देखकर माँ बेटी के होश उड़ गए थे, लेकिन जब उसकी दोस्त की ननद को देखा तो दिल बूझकर रह गया था। सावली सलोनी रंग की थी, वह बहुत मोटी। उन्हें राघव का रिश्ता करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और यह भी कह रहे थे कि वो बहुत दहेज देंगे। निकिता को तो लाड टपकने लगे। दहेज के नाम सुनते ही उसने झट से हाँ कर दी। इसके बाद राघव को उसे कहने लगी कि बहुत मुश्किल से हमने तुम्हारे लिए एक बड़ा घर में रिश्ता तय किया है। यह सुनकर वह कहने लगा दीदी आप कैसी बात कर रही हैं, जिया मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। निकिता कहने लगी ऐसा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, हमने वहाँ झूठ बोल दिया है, अब तुम ही हमारे इस झूठ को भरमार रखोगे। बस तुम किसी तरह अपनी पत्नी की दूसरी शादी पर तैयार कर लो, बाकी हम सब देख लेंगे। राहुल अपना व्यवहार जिया के साथ कुछ बदलना पड़ा। अब उसकी अच्छी अच्छी बातें करता था, उस पर हाथ भी नहीं उठाता था और अपना व्यवहार उसके साथ अच्छा रखने लगा। अब जब शादी की फरमाइश मांगे तो जिया उसे शादी की अनुमति दे दे, क्योंकि वह जानता था कि अगर जिया की रजामंदी न हो तो उन लोगों से शिकायत की तो उन तीनों ने भी नहीं छोड़ेंगे। अनवीश तीनों से डरते थे, इसलिए वे कुछ कहते थे रमेश की जानकारी को लाइव के बगैर ही करना चाहते थे। दूसरी तरफ निकिता और उसकी माँ ने भी अपना व्यवहार जिया के साथ अच्छा कर लिया। जिया को उसकी सास कहने लगी तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो, अपना ख्याल नहीं रखती। यह कहकर वह गिलास जिया को पकड़ा दिया करते थे। रोजाना रात को एक गिलास जिया को ताकि बच्चे के तंदुरुस्त हो जाए। उससे पहले तो यह बात समझ नहीं रही थी आखिर उसकी सास को क्या हुआ, वह इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। लेकिन फिर यह सोचने लगी अगर उसका व्यवहार मुझसे अच्छा हो रहा है तो यह हर्ज क्या है, शायद वह अपने वंश को जन्म देने के लिए है। इन लोगों का व्यवहार मेरे साथ बदल गया, लेकिन वजह तो कोई और ही था। कुछ दिन बाद निकिता के बेटी का बर्थडे आने वाला था और उसकी बेटी जिद कर रही थी कि वो नया सूट पहनेगी। जिया सिलाई बहुत अच्छी आती थी, इसलिए निकिता ने बड़ी मेहरबानी से और प्यार दिखाते हुए जिया से कहा कि अपनी बेटी के लिए सूट सिल दे, क्योंकि उसे बर्थडे पर वही पहननी है। जिया ने फौरन हामी भर दी। घर के सारे काम निपटाने के बाद वो रात को सिलाई मशीन पर बैठ गई। उसकी सास ने सोच लिया कि आज इस लड़की का काम तमाम कर दिया जाए, ऐसे तो वह पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। फिर उसने यही डर था कि अगर जिया का बेटा पैदा हो गया तो फिर उसका अपना बेटा राघव नहीं एक भी बात नहीं सुनेगा, इसलिए दूध में
चूहे मारने वाली दवा डालकर दूध का गिलास जिया को पकड़ा दिया। कहने लगी, मैंने इसके अंदर बादाम और काजू डाला है, इसलिए दूध को जरूर पी लेना कि तुम्हारी कमजोरी न हो जाए। जिया उसी वक्त निकिता की बेटी की सूट सिल रही थी। उसने सोचा पहले वो निकिता की बेटी के सूट सिल ले, फिर दूध पीकर सो जाएगी। निकिता की बेटी को जब पता चला कि उसकी मामी उसका बर्थडे के लिए नया सूट सी रही है तो उठकर अपनी मामी के कमरे में गई। निकिता और उसकी माँ सो चुकी थी। जब वह कमरे में आई तो उसने कमरे में मौजूद न थी बल्कि वॉशरूम में थी। सामने दूध का गिलास देखकर फौरन निकिता की बेटी दूध का गिलास पकड़कर उसे पी गई, क्योंकि रात में उसकी माँ ने उसे दूध नहीं देना भूल गई थी। जब जिया वॉशरूम से कमरे में आई तो खाली दूध का गिलास देखा तो वह कहने लगी, मामी मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने आपका दूध पी लिया। वह कहने लगी, कोई बात नहीं। फिर वह खुशी से कहने लगी कि आप मेरे लिए बर्थडे के लिए नया सूट सी रही हैं। वह कहने लगी, हाँ मैं तुम्हारा बहुत खूबसूरत सूट सी रही हूँ, तुम बर्थडे पर पहन के प्रिंसेस लगोगी। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हुई, कहने लगी, आप तो बहुत अच्छी हो, पता नहीं मेरी माँ और आपकी नानी भला बुरा क्यों कहती है। जिया कहने लगी, वह सब ठीक हो जाएगा। सबके व्यवहार जिया के साथ बहुत अच्छा हो गया, इसलिए वह चाहती थी कि सब कुछ ठीक रहे। वह बच्ची आपस में कमरे में चली गई और माँ के साथ लेट गई, लेकिन उसकी तबीयत आधे घंटे के बाद खराब रहने लगी। पेट पकड़ कर रोने लगी। निकिता और उसकी माँ की आंखें खुली। निकिता अपनी बेटी से पूछने लगी, आखिर उससे क्या उल्टा सीधा खाया? तो वह कहने लगी, मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने तो मामी के कमरे में रखा दूध पिया था, क्योंकि रात को आपने मुझे दूध नहीं का गिलास नहीं दिया था। यह सुनकर निकिता के होश उड़ गए। उसने उस समय राघव का घर वापस आया, बच्चे की हालत करते हुए कहा कि पूछा। निकिता और उसकी माँ कहने लगी, अभी इस बात का समय नहीं है, जल्दी से इसे अस्पताल लेकर जाओ। वो बच्चे कहने लगी, मामा मैं तो बस मामी के कमरे में रखा दूध पिया था, इसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसे भाग भाग कर अस्पताल ले गए, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो बच्ची का डेथ हो चुका था। बच्ची ने का मरा हुआ देखकर निकिता धड़े मार रोने लगी। कहने लगी, जो गड्ढा मैंने जिया के लिए खोदा था वह मेरी बेटी उसी में जाकर गिर गई। मैंने उसे जहर वाला दूध देना चाहा था और वही दूध मेरी बेटी ने पी लिया। यह सुनकर राघव को अपनी माँ और बहन पर बहुत गुस्सा आने लगा। जैसे वह घर पहुंचे तो राघव आंगन में खड़े वो मुर्दा बच्ची को देखकर परेशान हो गए। वजह पूछी तो दोनों ने माँ बेटी कुछ नहीं बोली, लेकिन राघव ने सारी सच्चाई अपने माँ पापा को बता दी। उन्होंने ही मेरी पत्नी को जहर देने के वाला दूध कमरे में रखा था, जो कि गलती से निकिता दीदी की बेटी ने पी लिया और वह मर गई। सर की आवाज़ सुनकर जब जिया बाहर निकली तो मरी हुई निकिता की बेटी को देखकर बहुत परेशान हुई और भागने लगी। सच्चाई जानकर उसे इस बात का दुख हुआ, उसने जो गड्ढा जिया के लिए खोदा था उसमें खुद बेगुनाह मासूम बच्ची जीत चुकी थी। निकिता मुर्दा बेटी को देखकर पागल हो गई थी, हर समय रोती रहती। निकिता की सहेली को भी सारा सच पता चल गया। उसने भी अपनी ननद के रिश्ता तोड़ दिया। कुछ समय बाद जिया ने एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया था, लेकिन जब निकिता उस बच्चे को पकड़ने लगी तो राघव की पत्नी उसे पीछे कर दिया। कहने लगी, तुमने मेरे बेटे को मारना चाहा था, भगवान ने तुम्हारी बेटी छीन ली। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम मेरे बेटे को भी मार डालोगे, इसलिए कभी भी मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। साथ ही राघव ने अपने पापा से कहा कि वह अलग घर में शिफ्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसके बेटे को जान का खतरा है। वो दोनों माँ बेटी या तो मेरी पत्नी को मार डालेंगे या मेरे बेटे को। रवीश को यह सब ठीक लगा। उन्होंने अपने बेटे को अलग कर दिया। उन दोनों पति पत्नी और बच्चे के साथ खुशहाली जिंदगी गुजारने लगे। जैसी करनी वैसी भरनी, इसी को कहते हैं। निकिता और उसकी माँ अब ठासी आंसू बहाते अच्छी नहीं चाहती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।